सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 5 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष अभी किसे चुना गया है? तो सही उत्तर होगा खलीलुर रहमान। तो खलीलुर रहमान याद रखेंगे, बांग्लादेश के एक वरिष्ठ राजनयिक है, डिप्लोमेट है, और अभी उन्हीं को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा और इनका कार्यकाल अभी 8 सितंबर 2026 से शुरू हो जाएगा। और आपको बता दूं, ये दूसरी बार है जब बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता मिली है, मतलब बांग्लादेश से कोई व्यक्ति इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इससे पहले 1986-87 में 81वें सत्र के दौरान ये पद बांग्लादेश को मिला था, मतलब बांग्लादेश से कोई इसके अध्यक्ष बने थे। अच्छा, यहाँ पे 81वें सत्र की 81वां जो सेशन रहेगा उसकी थीम भी आपको बता दूं, ट्रस्टिंग इन चेंज डिलीवरिंग रिजल्ट फॉर ऑल, यानी कि विश्वास बहाल करना, परिवर्तन का प्रबंधन करना, मतलब दुनिया के देशों के बीच भरोसा बढ़ाना और मिलकर वैश्विक समस्याओं का समाधान करना, ये इसकी थीम का मतलब है। इससे पहले मतलब अभी जब तक 8 सितंबर नहीं आ जाता, अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 80वां सत्र चल रहा है और इसके अध्यक्ष कौन है? एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी से हैं। ठीक है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इनका नाम। वर्तमान में ये है। अब जब भी 81वां सत्र इसका चालू हो जाएगा सितंबर से, तो फिर अध्यक्ष बन जाएंगे कौन? खलीलुर रहमान, याद रखना। वैसे रहमान से आपको याद आ ही जाएगा, बांग्लादेश के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तारिक रहमान है, तो रहमान से आपको याद आ ही जाएगा। अब देखो, पहले मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से रिवाइज कराता हूँ, ये लेटेस्ट वाले हैं कुछ। जैसे इंटरपोल के प्रेसिडेंट अभी लुकास फिलिप बने थे, फ्रांस से हैं। नासा के अभी नए चीफ बने थे, जार्रे डिसाकमेन नाम है। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के नए अध्यक्ष बने बरहम सलाह। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट गेनाडी गोलविकिन बने, कजाकिस्तान से हैं। स्वीडिश अकेडमी, जो कि नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था है, उसकी नई प्रमुख बनी इंग्रिड कार्लबर्ग, जो कि स्वीडन से हैं। अरब लीग के नए महासचिव नबील फहमी बने थे। यूएस फेडरल रिजर्व का भी अगला चेयरमैन बनाया गया है केविन वार्श को। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मेंबर कंट्रीज है 193। सबसे लेटेस्ट बना था साउथ सुडान 2011 में। वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ट्रिग्वेली थे, जो कि नॉर्वे से थे। वैसे याद रखना, संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के टोटल कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। वो कौन कौन से, एक बार मोटा माटी देख लो। जैसे हम कहते हैं महासभा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इसे दुनिया की छोटी संसद भी कहा जाता है। एक सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। एक इकोसोक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है, सेक्रेटरिएट, और एक न्याय परिषद। ठीक है, तो इन 6 अंगों में एक जो खास बात आपको ध्यान रखने वाली है, सबका जो मुख्यालय है ना, वो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। केवल एक ही अंग ऐसा है, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय आपको द हैग, नीदरलैंड में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहां पर शुरू हुई है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा में। तो 3 से लेकर 5 जून तक पूरी उड़ीसा में ब्रिक्स देशों की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अभी दूसरी तकनीकी बैठक हुई है। इसकी पहली बैठक वर्चुअल हुई थी और अभी दूसरी बैठक ये वाली पूरी उड़ीसा में हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? जब बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उनसे होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। अच्छा, इस मामले में उड़ीसा क्यों खास रहा और उड़ीसा में ही इस बैठक का आयोजन क्यों किया गया? उसका कारण है क्योंकि उड़ीसा ने चक्रवात यानी कि साइक्लोन प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया। आपने देखा होगा, जब भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है तो उड़ीसा की तरफ तो जाता ही जाता है, मैक्सिमम टाइम वहां पे तबाही मचाता ही मचाता है। लेकिन उड़ीसा ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया, उसका मैनेजमेंट अब इसके खिलाफ इतना अच्छा हो गया कि वहां पे नुकसान कम से कम होता है। तो उड़ीसा ने चक्रवात प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया है। ये समय पर चेतावनी देता है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा देता है, समुदाय की भागीदारी बढ़ाता है। और अब इसी मॉडल को अन्य देशों के सामने उदाहरण के रूप में यहाँ पे पेश किया गया कि भैया बाकी लोग भी इसमें अपनाओ, ऐसा करो, फायदा होगा। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित ये बैठक थी, इसलिए इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया ताकि उड़ीसा का जो मैनेजमेंट है इस मामले में वो लोगों के सामने रखा गया कि देखो भैया, हम तो ऐसे करते हैं,
हमें फायदा होता है, तो आप लोग भी इसको फॉलो करो, ऐसा करो। अभी बता दूं ब्रिक्स की, भाई इस बार ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है कौन? भारत। इसका 18वां संस्करण है। तो ब्रिक्स से संबंधित जो भी बैठकें होनी है ये भारत में होनी है, अलग अलग स्थानों पे होनी है। तो वहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि बताओ कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, आपदा न्यूनीकरण वाली बैठक कहाँ पर हुई, ये वाली कहाँ पर हुई, वो वाली कहाँ पर हुई। तो उस तरह से बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे अभी ब्रिक्स कृषि सम्मेलन का आयोजन ये इंदौर में हुआ, जून में हुआ था। मतलब ये होने वाला है, अभी 8-9 के आसपास होगा, हुआ नहीं था, अभी होने वाला है, जून ही चल रहा है क्योंकि। और ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की अभी दूसरी बैठक भी ये भी जून में होगी, ये वाराणसी में होगी। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत में ये ब्रिक था, मतलब इसमें 4 देश शामिल थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2001 में बात कर रहे हैं। फिर 2010 में इसमें एक और देश शामिल हो गया, साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स हो गया। इसकी पहली बैठक 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग, रशिया में। फिर 2025 में इसको होस्ट किसने किया था, मतलब इसकी 17वीं बैठक ये ब्राजील में हुई थी। अब 18वीं बैठक को इस साल हम होस्ट कर रहे हैं। और याद रखना इसमें भारत के शेरपा बनाए गए हैं सुधाकर दलेला। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा अपॉइंटमेंट में। भारत वैसे चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, इससे पहले 2012, 2016, 2021 में कर चुका है। इस बार की थीम क्या है हमारी? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। मेंबर कंट्रीज में बात करोगे तो सबसे लेटेस्ट जो इसका मेंबर बना था, 10वां मेंबर 2025 में बना था, कौन? इंडोनेशिया। वैसे ब्रिक्स समूह का 10वां नया पार्टनर स्टेट कौन सा बना था? तो वियतनाम बना था। अच्छा, ये प्रश्न हमने पढ़ा था कि ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा हरवंश चावला। ठीक है, तो ब्रिक्स से ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट कनाडा की सदस्यता 1 जून 2026 से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए, सस्पेंड कर दिया है। क्यों हुआ ये निलंबन? तो आईसीसी को क्रिकेट कनाडा के कामकाज में कई समस्याएं मिली है, जैसे वित्तीय गड़बड़ियां, मतलब जो पैसा ये देता है उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर रहे हैं, कमजोर प्रशासन है, भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग से जुड़े आरोप सामने आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर आईसीसी के जो भी नियम है उनका पालन नहीं हो रहा है। आईसीसी पहले भी चेतावनी दे चुका है, सुधार का समय भी दिया था, पर पर्याप्त सुधार देखने को नहीं मिली है। इसलिए फाइनली भैया उसने कह दिया भैया तुम्हारी सदस्यता निलंबित कर रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा? तो कनाडा की जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है अभी आईसीसी के जो भी टूर्नामेंट्स होंगे उसमें वो खेल सकेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं खेलेगी। मतलब इन्होंने कहा कि यार तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है, इसका हम पनिशमेंट खिलाड़ियों को नहीं देंगे, उन्हें तो हम खिलाएंगे, खिलाड़ियों पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब फिर क्या होगा? जो आईसीसी है वो सीमित और नियंत्रित तरीके से आर्थिक सहायता देता रहेगा, लेकिन उसकी निगरानी खुद करेगा। और अब आगे क्या होगा? अब इसमें सुधार के लिए कुछ शर्तें दी गई है, भैया ऐसा करो वैसा करो, उसकी निगरानी में काम होगा। और जब तक उसका प्रशासन, उसकी वित्तीय स्थिरता जो भी व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं हो जाता, वो सस्पेंड में चलेगा। जब ये सब सही हो जाएगा तो जो भी निलंबन है वो हटा दिया जाएगा। आईसीसी की पहले बात कर ले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ अभी संजू गुप्ता बने थे, इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं। चेयरमैन जय शाह है। और कनाडा की सदस्यता निलंबित की है ना, तो ये रहा मैप में कनाडा। कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। विनिपेग आपको कनाडा में मिलेगा, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी यहीं पे लगती है। मॉन्ट्रियल भी आपको मिलेगा कनाडा में। और क्यों न्यूज में रहता है, मतलब क्यों फेमस है ये? क्योंकि 16 सितंबर 1987 में ओजोन परत संरक्षण के लिए जो सम्मेलन हुआ था वो यहीं हुआ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन के नाम से आप जानते हो। दुनिया की सबसे लंबी जो तटीय रेखा है वो कनाडा की। और कनाडा और यूएस की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 49th पैरेलल कहते हैं। सबसे लंबी, दो देशों के बीच की सबसे लंबी जो बॉर्डर है वो इन दोनों के बीच की है। बाकी पिछले साल G7 समिट को होस्ट कनाडा ने ही किया था। और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये दिया गया था सदगुरु जग्गी वासुदेव को, कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने। और कनाडा में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे दिनेश कुमार पटनायक। और भारत में कनाडा के कौन है उच्चायुक्त? क्रिस्टोफर कूटर है। और अभी हमने पढ़ा था लेटेस्ट, यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी की जो समिट हुई उसमें हिस्सा लेने वाला, पार्टिसिपेट करने वाला पहला नॉन यूरोपियन कंट्री ये कनाडा बना था। और ये बैठक 8वें नंबर की थी जो हुई थी येरेवन, आर्मेनिया में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसके सहयोग से एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को
कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए भी प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है। तो किसके साथ मिलकर? तो आंसर होगा मीशो के साथ। तो मीशो एक ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट होता है, यहाँ से भी आप सामान मंगाते हैं ऑनलाइन। तो मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों ने मिलकर अभी प्रोजेक्ट शिखर को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है इस प्रोजेक्ट का? छोटे व्यापारियों यानी कि एमएसएमईज और ऑनलाइन जो बिजनेस करते हैं उनको इतना मजबूत बनाना कि वे भविष्य में शेयर मार्केट में अपनी कंपनी लिस्ट कर सकें और निवेशकों से पैसा जुटा सकें। अब ये प्रोजेक्ट किस तरह से काम करेगा? इसमें मीशो क्या करेगा? अपने प्लेटफॉर्म से अच्छे और तेजी से बढ़ रहे विक्रेताओं, सेलर्स की पहचान करेगा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उन्हें बताएगा कि भैया शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए क्या क्या नियम है, क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी होती। उसके अलावा कंपनियों को डॉक्यूमेंट्स और कंप्लायंस यानी कि नियमों का पालन, कंपनी संरचना, आईपीओ की तैयारी में, इन सब में वो मदद करने वाला है। फायदा क्या होगा? इससे छोटे व्यवसायों को निवेशकों से पैसा जुटाने का मौका मिलेगा। जब वो लिस्ट हो जाएंगे तो अपने शेयर दे देंगे और पैसा उनको मिल जाएगा, ऐसे ही होता है वहाँ पे। उसके अलावा उन्हें अपने व्यापार को बड़े स्तर तक बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। बैंक लोन पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि मार्केट से पैसा उठाएंगे फिर वो, और इससे छोटे व्यवसाय बड़ी कंपनियों में विकसित हो सकेंगे। जब पैसा आ जाएगा तो बड़ी कंपनी बन जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म हमें सुनने को मिलती है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म। ये क्या होता है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही एक विशेष स्पेशल प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे छोटी और मध्यम कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होते हैं और वहाँ से वो फंड जुटा सकते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट है, क्या करेंगे इस प्रोजेक्ट में, क्या होगा, वो सब मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट ने किसने शुरू किया प्रोजेक्ट, वो भी हमने देख लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मीशो के साथ मिलकर के। क्या उद्देश्य है सब हमने समझ लिया। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और ANRF मतलब अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए भी कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा महाजल मिशन। तो भारत में पानी की कमी, भूजल का लगातार नीचे जाना और पानी का प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती जल समस्याओं को देखते हुए ही अभी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और जल शक्ति मंत्रालय ने महाजल मिशन को शुरू किया है। यहाँ महा का मतलब होता है मिशन फॉर एडवांसिंग हाई इंपैक्ट एरियाज, एक तरह का वाटर मिशन है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स की मदद से पानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना। मतलब अगर आपको समझाऊं आसान भाषा में, अगर किसी वैज्ञानिक ने, किसी विश्वविद्यालय ने, किसी स्टार्टअप ने, किसी कंपनी ने पानी बचाने, पानी साफ करने या जल संकट दूर करने की कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है तो ये मिशन उसे आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब सरकार ऐसी तकनीकों को लैब तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। भाई लैब में एक्सपेरिमेंट हो गया, हाँ वाहवाही होगी, ठीक है, उसे आगे बढ़ाकर वास्तविक क्षेत्रों में परीक्षण और उपयोग के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। भैया इस तकनीक को और आगे बढ़ाओ ताकि प्रैक्टिकल इसका यूज हो सके हमारे समाज में। ठीक है, ये मिशन 5 साल के लिए रहेगा और इसके लिए कुल बजट रखा है 200 करोड़ रुपए। जो भी परियोजना होगी हर एक परियोजना को 20 करोड़ रुपए तक की इसमें सहायता दी जाएगी। टोटल बजट 200 करोड़ रुपए का है। ठीक है, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ गया ना कि है क्या मिशन। तो याद रखना महाजल मिशन है। इसको किसने शुरू किया? जल शक्ति मंत्री। अच्छा, जल शक्ति मंत्री कौन है? हमारे CR पाटिल है। तो इन्होंने किसके साथ मिलकर? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ मिलकर इसको शुरू किया। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा फैसिलिटी अभी कहां पर शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मुंबई में यूनिलीवर फ्रेगनेंस हब यानी कि एक सुगंधित केंद्र को शुरू किया है। यह केंद्र IIT बॉम्बे में बनाया गया है और दुनिया में यूनिलीवर का ऐसा तीसरा वैश्विक ये केंद्र होगा। भारत में पहला और दुनिया का तीसरा होगा। इससे पहले अमेरिका और UK में भी इस तरह से इसने स्थापित किया था। क्या होगा इस केंद्र में, इस सेंटर में? तो यहाँ पर नए और बेहतर खुशबू फ्रेगनेंस यहाँ पे विकसित की जाएगी। नई खुशबू, अच्छी खुशबू यहाँ पे बनाई जाएगी और उसका इस्तेमाल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो उनमें इस खुशबू को इस्तेमाल किया जाएगा। FMCG कंपनी है तो कई सारे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं, शैम्पू, बॉडी वॉश, साबुन हो गया, डिओड्रेंट हो गया, कपड़े धोने का डिटर्जेंट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे नई खुशबू को ये डालेंगे तो वो खुशबू यहाँ पे बनाई जाएगी, यूँ समझ लो। तो क्या खास होगा इसमें? यहाँ पे AI
डेटा और आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया जाएगा। उपभोक्ताओं की पसंद को समझकर नई खुशबुएं बनाई जाएंगी। ठीक है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की अगर बात करें, इसका मुख्यालय आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा और इसके हेड हैं प्रिया नाई। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अभी इन्होंने मुगा सिल्क के लिए सेने हजूरी मिशन कहां पर लॉन्च किया? तो आंसर होगा असम में। तो हमारे जो डोनर मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क को दुनिया भर में एक लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए 411 करोड़ रुपए की एक योजना शुरू की। और इस योजना का मकसद है मुगा सिल्क की खेती, धागा बनाने, बुनाई और बिक्री को बेहतर बनाना। हर उत्पाद पर, हर प्रोडक्ट पर QR कोड होगा जिससे उसकी असली पहचान की जांच की जा सकेगी। और इससे कारीगर जो होंगे उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि अभी जो कारीगर है वो मुगा सिल्क की कीमत लगभग उनको 18,000 से लेके 25,000 प्रति किलो तक मिलती है। और इस योजना का लक्ष्य है इस कीमत को 50,000 रुपए प्रति किलो तक बढ़ाना। तो इस मिशन का ओवरऑल लक्ष्य की बात करें, क्या उद्देश्य है? मुगा सिल्क की गुणवत्ता बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, किसानों और बुनकरों की इनकम बढ़ाना, मुगा रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना और असम को रेशम और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाना। मुगा रेशम, मुगा सिल्क की अगर बात करते हैं तो ये दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरे रंग, गोल्डन रंग वाला एक रेशम है। इसे भारत का पहला GI टैग, मतलब इस तरह की सिल्क को भारत का पहला GI टैग मिला था, या यूं कैसे GI टैग पाने वाली भारत की जो पहली सिल्क थी वो ये थी। मुगा सिल्क 2007 में मिला था। और दुनिया का लगभग 90% मुगा रेशम का उत्पादन असम में होता है। रेशम कीट, ये जो मुगा रेशम है ना, ये एंथेरिया एसेमेनेसिस, ये थोड़ा सा नाम देख लेना, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। मतलब इस नाम का एक अर्ध पालतू रेशम कीट है, उससे ये रेशम मिलता है। ये मुख्य रूप से सोम और सुआलू पौधों की पत्तियों को खाता है, ये जो रेशम कीट है। और रेशम क्या होता है आपको पता है? रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसे रेशम के ये कीड़े बनाते हैं। अब असम की ये बात हो रही है, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्यों में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, क्लासिकल डांस सत्रिया है। त्योहारों में बात करोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ हो गया, बेखो उत्सव हो गया। असम का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखना, सिखना ज्वेलाओ। बाकी के 7 कौन कौन से हैं? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहां पर खोजा गया था? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका, डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, लंबाई 9.15 किलोमीटर, ये लोहित नदी पर बना हुआ है। कुछ करंट अफेयर्स भी हम कवर करें, यहाँ से रिवाइज करें तो अभी लोअर कोपिली परियोजना असम में कोपिली नदी पर बनी 120 मेगावाट की रन ऑफ रिवर हाइड्रो परियोजना है। अभी ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 एक भारतीय को मिला था, डॉक्टर अतानुनाथ, असम से ही है। ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है ना, इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। सुवारी महोत्सव मनाया गया था असम में। लिली दास मलिक ऑल इंडिया रेडियो की पहली असमिया महिला न्यूज रीडर थी, निधन हो गया। भारत ने पहली बार गांगेज सॉफ्ट शेल टर्टल यानी कि गंगा सॉफ्ट शेल कछुए पर सैटेलाइट टैग लगाया और उसे काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ दिया था। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली AI और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक शाखा शुरू की है। UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला भी देश का तीसरा राज्य असम बन गया है। ठीक है, और ये तो मिशन स्नेह जोरी मिशन, ये आज ही हमने पढ़ा प्रश्न वही है जो शुरू हुआ है असम में। असम के मुगा रेशम क्षेत्र के विकास के लिए इसको शुरू किया। ठीक है, तो सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी को प्रिंसेस ऑफ ऑस्टुरियास स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया और वे ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ये स्पेन का एक बहुत बड़ा और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने खेल, कला, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। मेसी को केवल उनकी फुटबॉल उपलब्धियों के लिए ही नहीं बल्कि उनके मानवीय और सामाजिक कार्यों के लिए भी इस अवार्ड के लिए चुना गया है। वैसे कुछ उपलब्धियां उनसे संबंधित कुछ एक मैं आपको बता दूं, जैसे 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था उनकी टीम ने, अर्जेंटीना।
कोपा अमेरिका 2021 के विजेता रहे, कोपा अमेरिका 2024 भी जीता, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, 10 बार ला लीगा खिताब जीत चुके हैं, 4 यूईएफए चैंपियंस लीग खिताब जीत चुके हैं, 8 बार बैलन डियोर खिताब जीत, और भी कई खिताब इनके नाम है, ये तो कुछ एक है। तो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर लियोनेल मेसी, इनको मिला ये अवार्ड, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मैं आपको और रिवाइज कराऊं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर आप देना, अभी लियोनेल मेसी भारत आए थे तो लोहे की बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी बनाई गई थी भारत में, तो 2 प्रश्न आपको बताने, उस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है और कहां पर वो बनाई गई थी, ये 2 प्रश्न आपके लिए। बाकी देखो, एबेल पुरस्कार 2026, एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यह भी दिया गया था, जर्मनी के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं, ग्रेड फाल्टिंग नाम है। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पालेकर को। 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेरामुथु को, तमिल भाषा के लेखक हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रुबल नागी को। और 2025 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसमें मैं आपको बता दूं, हिंदी का दिया गया ममता कालिया को, उनके समस्मरण मेमोयर जीते जी इलाहाबाद के लिए। अंग्रेजी का नवतेज सरना को, इनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग, और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को, उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का संगीत कलानिधि पुरस्कार वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को, भरतनाट्यम कलाकार हैं। और सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक है, उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बार यानी कि वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली अभी दूसरी महिला कौन बन गई है, तो आंसर होगा वी मोहना, इनका नाम है। अच्छा, ये प्रश्न ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 4 नए न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की उनकी मंजूरी दे दी थी। मतलब पहले जो संख्या थी जजों की वो 33 थी, अब 4 नए शामिल होंगे, 37 हो जाएंगे। अगर चीफ जस्टिस को जोड़ेंगे तो 34 थी, यानी कि 33 जजेस और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो संख्या पहले कितनी थी 34। अब 4 नए जजेस और शामिल होते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 38, जिसमें से 37 जजेस है और एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसे देखो, तो अभी ये संख्या भर दी गई है, 5 नए जजेस नियुक्त कर दिए गए। अच्छा, आप सोचोगे 4 शामिल होने थे, 5 क्यों आ गए? तो वो ये कारण है कि भाई पहले संख्या कितनी थी 33, तो उसमें से एक पद खाली था, संख्या तो थी लेकिन एक पद खाली था, तो उसको भी तो भरेंगे, तो उसको भरने के लिए एक और हम लेकर के आए। वैसे 4 तो नए आने थे और एक पुराने वाले पद को भरने के लिए एक और नए व्यक्ति आ गए, तो इस तरह से 5 अपॉइंट किए। और ये सब हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है, तो बहुत सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, जल्दी से निपटारा करना है, काम का बोझ बहुत हो गया है, कम करना है, न्याय मिलने में इसके कारण देरी हो रही है। देखते हैं अब 4 नए जज आने से कितना काम जल्दी होता है। खैर, हमें तो करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप देखो जो 5 नए न्यायाधीश अभी आए उनके नाम क्या है। शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली, वी मोहना, इनमें 5 में से एक महिला है, तो ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये नाम चर्चा में भी है इसी कारण से। वी मोहना एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, सीनियर एडवोकेट है, और वे बार यानी कि वकालत पेशे से सीधे सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली दूसरी महिला बन गई है। उनसे पहले ये उपलब्धि इंदु मल्होत्रा ने हासिल की थी। अच्छा, ये कोयम्बटूर के रहने वाली है और अपने परिवार की पहली वकील है। ठीक है, उनके पास इतने सालों का कानूनी अनुभव है। ठीक है, आप तो नाम याद रखना, वी मोहना इनका नाम। और सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर लें उससे पहले, देखो सुप्रीम कोर्ट में अगर आप पूछोगे कि अभी तक कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या, तो आंसर होगा नहीं, अभी तक नहीं है। हाँ, लेकिन जज में अगर बात करते हैं, पहली महिला जज कौन रही, तो फातिमा बीवी रही थी, जिनका तो वैसे अभी निधन हो चुका है। 2024 में पद्म भूषण भी दिया गया था। और हाईकोर्ट में जो महिला जज रही हैं या चीफ जस्टिस रही हैं, वो नाम भी ध्यान रखना, मतलब उसमें जज भी है और अब ऐसी बात है चीफ जस्टिस तो होंगी सही, कहीं ना कहीं तो होंगी सही। तो पहली महिला जज अगर पूछोगे हाईकोर्ट में तो वो अन्ना चांडी थी केरल हाईकोर्ट में, और पहली महिला चीफ जस्टिस पूछोगे तो वो लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक मिल जाएगा, पार्ट 5। और 1935 का एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। स्थापना के समय इसमें चीफ जस्टिस एक थे, अभी भी एक ही वैसे तो, और लेकिन जजेस उस वक्त 7 थे, अब 37 हो गए हैं। लेटेस्ट हम देख रहे हैं तो पहले सीजीआई कौन थे, हीरालाल जे कानिया, ये हमने देख ही लिया। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा, वाईवी चंद्रचूड़ का रहा है सीजीआई के रूप में, 16वें नंबर के थे, 7 साल 4 महीने तक रहे।
सबसे छोटा कार्यकाल सीजेआई के रूप में कमल नारायण सिंह का रहा, 22वें नंबर के थे, मात्र 17 दिनों तक रहे। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और सीजेआई की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर, जबकि हाईकोर्ट में जाओगे तो वहाँ 62 वर्ष रिटायरमेंट एज होती है। अभी लेटेस्ट है 53वें नंबर के सीजेआई सूर्यकांत जी। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य होता है मोटो, यतो धर्म है ततो जय है, जहां धर्म है वहां जय है। एक बुक याद रखना, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये हमारे पूर्व सीजेआई डीवा चंद्रचूड़ जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे आप। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगी तो कल पहला प्रश्न पूछा था, सीबीएसई के नए अध्यक्ष बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया 3 जून को। पटना हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं कौन? मीनाक्षी मदन रॉय। फिर पूछा था, भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी? बांग्लादेश आंसर होगा। फिर पूछा, गूगल के डीबग प्रोग्राम का संबंध किससे है? मच्छरों को फैलने से रोकने से, मतलब मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकने से। फिर आपसे पूछा कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एआई परफॉर्मेंस में कौन सा स्थान मिला? चौथा भारत की नहीं। फिर पूछा था, अंडमान और निकोबार कमान के अभी 20वें कमांडर इन चीफ बन गए हैं विनीत मैकार्थी। फिर पूछा, भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक अभी हुई है बीजिंग में। फिर पूछा, कोसोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप सीनियर सिंगल्स का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है दिव्यांशी भौमिक, इनका नाम है। और आखिरी प्रश्न पूछा था, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? तो आंसर होगा पावागढ़। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, चर्चा में रहा दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हेवन 1। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।